आज खास चर्चा और बेहद ही खास मेहमान हमारे साथ आज इस शो में शामिल हैं। मुंबई स्टूडियो सीधे आपको ले चलते हैं और हमारे साथ तीन खास मेहमान हैं, उनका एक एक करके परिचय कराते हैं। फिरोज अजीज, डेप्यूटी सीईओ आनंद राठी वेल्थ मैनेजमेंट, पंकज मठपाल, एमडी ऑप्टिमा मनी और हर्षवर्धन रुंगटा, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर रुंगटा सिक्योरिटीज से हमारे साथ है। फिरोज, पंकज और हर्षवर्धन जी, आप सभी का बहुत स्वागत है मनी गुरु पर्सनल फाइनेंस स्पेशल शो में शामिल होने का। कहते हैं ना कि एक बार ये वही वक्त है साल का जब हर किसी को उम्मीद होती है, इंतजार होता है कि क्या खास उनके लिए है, और उसमें आप और हम भी शामिल हैं, टैक्स पेयर्स। और हमारी नजरें तो सुबह से स्क्रीन पर अटकी हुई थी कि क्या खास टैक्स पेयर्स के लिए सामने आया है। जिसका इंतजार था वो तो नहीं हुआ, आप सही समझ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि हाँ, टैक्स स्लैब में कुछ अगर बदलाव होते या फिर कुछ पर्सनल इन्वेस्टमेंट को लेकर कुछ अगर बचत की बात होती तो शायद उतने ब्रॉडर व्यू में उतने अनाउंसमेंट्स तो इस बार नहीं हुए हैं। लेकिन क्या खास है, मैं एक एक करके आप ही से समझना चाहूंगी। फिरोज, मैं आपके पास सबसे पहले आती हूँ और इंट्रोडक्टरी रिमार्क सबसे पहले मैं हर किसी से लेना चाहूंगी। आपके लिए इस बार के बजट में क्या खास रहा, क्योंकि जैसा खुद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने कहा, ये आगे आने वाले कई सालों के ग्रोथ का बजट है। गुड इवनिंग स्वाति जी। आई थिंक अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, पर्सनल फाइनेंस पर्सपेक्टिव और इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से, दोनों तरफ से देखा जाए, तो पर्सनल फाइनेंस में ऑफ कोर्स बहुत सारी उम्मीदें थी, कोई उम्मीद पूरी नहीं हुई टैक्स स्लैब्स को लेके। बट आई थिंक तीन इंपॉर्टेंट मुद्दे थे। कंसिस्टेंसी थी बजट में, लास्ट टाइम भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एम्फेसिस था, इस बार भी कैपिटल एक्सपेंडिचर पे एम्फेसिस था। फिस्कल पॉलिसीज लिबरल होंगी, लास्ट टाइम भी था, इस टाइम भी था। लिटिगेशन कम करने की जो बात थी वो भी कंसिस्टेंटली प्रोवाइड की गई है। सिंपलर टैक्स रिजीम, इसीलिए वो सेकंड टैक्स रिजीम जो है जिसमें स्लैब्स हैं और कोई डिडक्शन नहीं है, उस पे ज्यादा एम्फेसिस है, इसीलिए कोई डिडक्शंस पे मॉडिफिकेशन नहीं हुई। कंसिस्टेंसी, फिस्कल स्पेंडिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसकी वजह से इनडायरेक्ट बेनिफिट इंडिया की जनता को बहुत होगा और इन्वेस्टर्स को भी होगा। डायरेक्ट बेनिफिट्स आर एज गुड एज नथिंग। ओके, तो इनडायरेक्ट बेनिफिट की तरफ हम देख रहे हैं। डायरेक्ट बेनिफिट के तौर पर हमें एक मेजर हाईलाइट शायद उतनी ज्यादा देखने को ना मिली हो। लेकिन अब जरा थोड़े से डिटेल्स में हम आते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि जैसे कहते हैं कि बजट को डिकोड करना, हालांकि जो फाइन प्रिंट है वो धीरे धीरे करके एक दो दिन तक तो आते रहते हैं इसको, लेकिन अगर हम शुरुआती एक नजर में देखें तो ये जो डिकोडिंग है किस तरीके की हम समझे। इसमें फिरोज, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि एक बड़ी बात जो सामने निकल कर आई वो ये थी कि जो लोग अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं उनको गड़बड़ी सुधारने का मौका सरकार ने दिया कि हाँ, हम आपको एक मौका देते हैं, आप 2 साल तक अपने किसी भी रिटर्न को अपडेट कर सकते हैं, मतलब उस पर्टिकुलर रिटर्न के 2 साल के बाद तक आप उसको अपडेट कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्लॉज पेनल्टी का भी लगा दिया, मतलब आपने छूट तो दी लेकिन साथ ही पेनल्टी भी आपको देनी पड़ सकती है। इस ऐलान को आप किस तरीके से हमारे जितने भी टैक्स पेयर्स देख रहे हैं उसको समझाएंगे? यस, आई थिंक स्वाति जी ये बहुत अच्छा कदम है। क्या होता है कि आज जब हम फाइल करते हैं रिटर्न्स तो एक दो चीजें छूटने की गुंजाइश होती है। फॉर एग्जांपल, बैंक अकाउंट का जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है उसकी एक सर्टेन एग्जेम्पशन है, राइट? पूरा एग्जेम्प्टेड नहीं है, वो काफी बार मिस हो सकता है, काफी सारे एलिमेंट्स मिस हो सकते हैं, तो उसको आप रिवाइज कर सकते हैं। पेनल्टी इतनी ज्यादा भी नहीं है, उस पर ऑफ कोर्स मोर क्लैरिटी इज नीडेड। अगर आपको एक नोटिस आई है सेक्शन 132 के तहत, तब आप ये चेंज नहीं कर सकते। ज्यादातर ये नोटिस नहीं आती है मोस्ट इनकम टैक्स पेयर्स को। इनकम टैक्स पेयर्स को जो नोटिस आती है वो ज्यादातर 142 सेक्शन के आधार पे होती है। तो सीजर, सर्च एंड सर्वे अगर आपका हो रहा है तो अब आप ये अमेंडमेंट नहीं कर सकते रेट्रोस्पेक्टिवली। बट आई थिंक 95%, 99% केसेस में ओमिशंस को आप मॉडिफाई कर सकते हैं। इंटरेस्ट कंपोनेंट जरूर लगेगा, तो आई थिंक इट्स अ वेरी बिग मूव। वरना क्या होता है कि अगर कोई कंटेस्ट होता है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से तो फिर वो लिटिगेशन में जाता है। अब लिटिगेशन में जाता है तो पहले ट्रिब्यूनल में जाता है, फिर हाई कोर्ट में जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट में जाता है, तो काफी आपका खर्चा हो जाता है कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटते हुए। तो ये लिटिगेशन कम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड मूव। काफी लोग अपनी गलतियां सुधार पाएंगे एंड इसको 98-99% ऑफ टैक्स पेयर्स विल बी कवर्ड बिकॉज 132 सेक्शन is the only clause
which does not make this applicable. बिल्कुल। तो फिरोज कह रहे हैं कि ये एक एक्चुअली एक अच्छा कदम है टैक्स पेयर्स के लिए जो रिटर्न भरते हैं। फिरोज, एलटीसीजी पर आखिरकार सरकार की तरफ से कुछ ऐलान सामने आया, सरचार्ज को कम कर दिया गया, 15% पर उसको कैप कर दिया गया, मतलब अधिकतम सरचार्ज 15% से ज्यादा नहीं हो सकता। इसके मायने हम आपसे समझना चाहते हो और इसका फायदा कैसे वर्ग को होगा? स्वाति जी, आई थिंक ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की सरचार्ज को 15% पे कैप किया है, ये बहुत कम लोगों को इसका फायदा होगा। अगर हम FY19 के इनकम टैक्स, इंडिविजुअल इनकम टैक्स के डेटा देखें तो 5.5 करोड़ लोगों ने इनकम टैक्स भरी थी, इंडिविजुअल्स ने। इसमें इस कैटेगरी में 2 करोड़ प्लस जो कैटेगरी है उन्हीं को फायदा होगा, तो उसमें नॉट मोर देन 1%, विच इज 5 लाख से ज्यादा लोग है ही नहीं। तो आई थिंक ये बहुत कम लोगों को फर्क पड़ेगा, बट इंपॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि काफी बार एक इंडिविजुअल अगर अपना कोई पुराना घर बेचते हैं तो उस साल वो उस कैटेगरी में पहुंच जाते थे और इसीलिए उनको सरचार्ज ज्यादा लगता था। सो पॉइंट 1, सरचार्ज को कैप करके 15% कर दिया गया है, तो डेट फंड्स को फायदा होगा, गोल्ड इन्वेस्टमेंट्स को फायदा होगा, अनलिस्टेड स्टॉक्स को फायदा होगा, बहुत सारे और एसेट्स जो कैपिटल एसेट्स माने जाते हैं उन सबको फायदा जरूर होगा। जो लोग जो इसका फायदा उठा पाएंगे कम लोग हैं, बट ये मैं वापस रीइटरेट करना चाहूंगा, काफी बार अगर समझो किसी की 25 लाख की सैलरी है, वो जाहिर सी बात है कि वो 2 करोड़ की कैटेगरी में नहीं आते, बट अगर उन्होंने अपना एक पुराना एंसेस्ट्रल घर बेचा तो उसमें अगर 3 करोड़ की कैपिटल गेन आ गई तो उनके सरचार्ज पूरे पे लगते थे, अपनी सैलरी पे भी लगता था, अपने घर के सेल पे भी लगता था, अब वो नहीं लगेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और लास्ट पॉइंट इस टॉपिक पे ये है स्वाति जी कि जब वो 2 करोड़ की लिमिट कैलकुलेट होती है तो उसमें भी लॉन्ग टर्म एसेट्स को की जो इनकम है उसको जोड़ा नहीं जाएगा, तो स्लैब्स चेंज नहीं होंगी इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की। सो इट्स अ गुड न्यूज, वेरी फ्यू बेनिफिट बट इट्स एन इंपॉर्टेंट वन। बिल्कुल। और इस शो के अंत में मैं तीनों ही गेस्ट से एक एक सुझाव लेना चाहूंगी क्योंकि आम बजट पेश हो गया और आम आदमी अब ये समझना चाहता है कि उनके जो इन्वेस्टमेंट्स है या जो उनका निवेश है, क्या उसमें उनको कुछ बदलाव करने की जरूरत है, या आपकी तरफ से सबसे पहले फिरोज क्या सुझाव होगा, हमें अपने निवेश को लेकर क्या बदलने की जरूरत है, या क्या आप टिप देंगे? स्वाति जी, 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये बजट देख के मेरे हिसाब से एसेट एलोकेशन जो है वो क्लियरली इक्विटी की तरफ झुकाव बढ़ाना चाहिए। ऐसी बजट कैपिटल एक्सपेंडिचर की जो इंप्लीमेंटेशन होने की गुंजाइश है उसके आधार पे हमारी कंट्री 8-9% की ग्रोथ रेट कर सकती है अगले 3-4 सालों में। उस ग्रोथ रेट की वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो इक्विटीज को मेरे हिसाब से आपके एसेट लोकेशन में बढ़ाना चाहिए। अगर आप 40 पे हैं तो उसको 60 पे ले जाएं, अगर आप 60 पे हैं तो 70 पे ले जाएं, क्योंकि डेट से दुगना रिटर्न इक्विटी अगले 3-4 साल में कमाने की गुंजाइश अच्छी है, बिकॉज ये जो पूरा ग्रोथ का मोमेंटम है वो कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स लिस्टेड कंपनीज को ट्रांसफॉर्म होना निश्चित है। सो दैट्स पॉइंट 1। पॉइंट 2, आपके डेट पोर्टफोलियो में लॉन्ग टर्म डेट को शामिल जरूर करें, क्योंकि इस बजट के बाद जो बोरोइंग गवर्नमेंट की निकल के आती है उसकी वजह से ब्याज दरें थोड़ी ज्यादा हो गई हैं, तो डेट फंड्स, वैसे वाले डेट फंड्स जहां पे लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स हैं, वो खरीद के अगर आप उस पे बैठेंगे तो 7-7.5% की भी YTM जिसको कहते हैं यील्ड टू मैच्योरिटी आप पा सकते हैं। तो ये 2 ड्रामेटिक चेंजेस हैव टू बी कंसिडर्ड इन ईच पोर्टफोलियो टू गेट द बेनिफिट ऑफ दिस बजट। एसेट एलोकेशन पर ध्यान, लॉन्ग टर्म लिहाज से निवेश पर फोकस, ये तीनों ही हमारे जो आज के खास मेहमान हैं उनका आप सबके लिए निवेश मंत्र है। बहुत धन्यवाद फिरोज, पंकज जी और हर्षवर्धन, आप तीनों का हमारे साथ इस पर्सनल फाइनेंस स्पेशल शो में शामिल होने के लिए। तो बजट की बारीकियां जी बिजनेस पर लगातार हम आपको आगे भी दिखाते रहेंगे। फिलहाल इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।